सो हे एवरीवन, मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर पॉडकास्ट पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूं कि बताओ आपके दिमाग में गांव शब्द सुनकर सबसे पहले क्या आता है, तो आप में से काफी सारे लोगों का जवाब होगा कि दीपक भाई, हमारे दिमाग में गांव शब्द सुनकर सबसे पहले ताज़ी हवा और हरियाली और साथ ही साथ सुकून, यही सारी चीजें आती हैं। जो बिल्कुल सच बात है। जो ताज़ी हवा, सुंदर हरियाली और सुकून हमें गांव में मिल सकता है, वो कभी भी हमें शहर में नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आज आप सभी को दिल पर पत्थर रखकर एक बात बताना चाहता हूं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीजें हैं, उन सभी चीजों की एक ना एक डार्क साइड भी होती है। और ये बात सच है कि हमारा जो गांव है, जो हमारे दिल में बसता है, उसकी भी एक डार्क साइड है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आज आप सभी को इन कहानियों में पता चल जाएगा। अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए, और अगर आप सभी को कहानी और आवाज पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम ध्रुव है और आज मैं जिस घटना के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं, वो घटना मेरे साथ मेरे बचपन में घटी थी, जब मैं सिर्फ 5th स्टैंडर्ड में पढ़ा करता था। आज भी मुझे अच्छे से याद है, मेरी गर्मी की छुट्टियां बस शुरू ही हुई थी और मैं अपने स्कूल से घर वापस लौटा था। मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैंने जब पहले घर में कदम रखा, तब मेरी मम्मी समझ गई कि मैं आ गया हूँ और वो बाहर आई। उन्होंने मुझे हंसते हुए देखा और उन्होंने कहा, क्या बात है, तेरे चेहरे की खुशी बता रही है कि तेरी गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं। उसके बाद मैंने कहा, हाँ मम्मी, गर्मियों की छुट्टियां अब स्टार्ट हो गई हैं। अब 2-3 महीनों तक स्कूल की नो टेंशन, ओनली मस्ती। मेरी मम्मी ने जब ये बात सुनी, तब उन्होंने कहा, ओ हेलो, गर्मी की छुट्टियां पड़ गई हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू पढ़ाई से संन्यास ले लेगा। तुझे पढ़ाई टाइम टू टाइम करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात अलग है कि तेरी गर्मी की छुट्टियां हैं तो तू थोड़ा एंजॉय कर सकता है, लेकिन पढ़ाई टाइम टू टाइम करना है। समझ में आई बात? मैंने अपनी मम्मी से कहा, हाँ मम्मी, आप उन सब चीज़ों की चिंता मत करो, मैं टाइम टू टाइम पढ़ाई करता रहूँगा और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी करता रहूँगा, लेकिन मुझे एंजॉय करने से मत रोकना। मेरी मम्मी हंसने लगी और उन्होंने कहा, अच्छा, तुझे एक गुड न्यूज़ देनी है। तुझे पता है हम गाँव जा रहे हैं। मैंने ये बात सुनी तब मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो डबल हो गई, क्योंकि उस दिन से पहले कभी मैं गाँव गया नहीं था। मैंने सिर्फ अपने गाँव के बारे में बातें सुनी थी कि मेरा गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय भी है। मैंने जब ये बात सुनी, तब मैंने अपनी मम्मी से कहा, क्या हम गांव जा रहे हैं? कब? क्या डैड ने टिकट्स करवा ली? मेरी मम्मी ने कहा, हाँ, 2 दिन बाद की टिकट्स हैं, तू अभी सबसे पहले हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। जब मैंने सुना कि 2 दिन बाद की टिकट्स हैं, तब मैं खुशी से नाचता हुआ बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोकर वापस आया। उसके बाद 2 दिन कैसे कटे वो मैं ही जानता हूँ। दिन रात मैं सोचता रहता था कि कब समय बीतेगा और मैं गांव के लिए रवाना होऊंगा। और आखिरकार 2 दिन इंतजार करने के बाद वो सुनहरा मौका भी आ ही गया, जब मैं और मेरा पूरा परिवार हमारे गांव के लिए रवाना हो रहे थे। गांव जाने के लिए मॉम, डैड और मैं तीनों ट्रेन में चढ़े और उसके बाद जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। डैड ने हमें हमारी सीट दिखाई और जब मैं सीट के पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि मेरे डैड ने विंडो सीट बुक करी हुई थी। उसके बाद क्या था, मैं सीधा जाकर विंडो सीट पर चिपक गया और बाहर के नज़ारे देखने लगा। मेरे पापा ने सारा जो लगेज था उसे सेट करके रख दिया और मेरी मम्मी भी वहीं आराम से बैठ गई। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा, हम गाँव कब तक पहुँच जाएंगे? मेरे पापा ने कहा, अभी ट्रेन चलना शुरू होगी, उसके बाद जितना जल्दी हो सकेगा ये हमें हमारे गांव पहुंचा देगी। ये बात सुनकर मैंने बाहर देखना जारी रखा। धीरे से ट्रेन शुरू हुई। सबसे पहले तो वो धीरे धीरे चल रही थी और अचानक से उसने रफ्तार पकड़ ली और बाहर से जो हवा आ रही थी वो हवा सीधा मुझे लग रही थी और मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बाहर के नज़ारे देखकर इतना ज़्यादा एंजॉय शायद ही मैंने पहले कभी किया होगा, लेकिन उस वक्त था तो मैं बच्चा ही, इसलिए तकरीबन 1 घंटा बाहर के नज़ारे देखने के बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैंने आसपास देखा तो अंधेरा था
और मेरे पापा मुझसे कह रहे थे, बेटा अब उठ जा, स्टेशन आ गया है, हमें उतरना है। मैंने जब ये बात सुनी तब मैं अपनी आंखें मीचता हुआ उठा। मैंने आसपास देखा तो अंधेरा नजर आया। मैंने कहा, पापा ट्रेन ने हमें रात को पहुंचाया है। उसके बाद मेरे पापा बोले, नहीं बेटा, असल में अभी सुबह के 5 बजे हुए हैं, इसलिए अंधेरा नजर आ रहा है। अभी थोड़ी देर में हर तरफ रोशनी हो जाएगी। मैंने ये बात सुनी तब मैंने कहा, ओके पापा। फिर क्या था, मैं, मॉम और डैड तीनों ट्रेन से उतरे और वहां बाहर रेलवे स्टेशन के हमने एक टैक्सी करी। जब मैं टैक्सी में बैठ गया तब मैं फिर से बाहर का नज़ारा देखने लगा। धीरे धीरे जैसे जैसे टैक्सी चल रही थी वैसे वैसे सुबह होती जा रही थी। सूरज उग रहा था और एक टाइम पर पूरी तरह से दिन हो गया। उस वक्त जो नज़ारा मेरे गांव का था वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गैस चेम्बर से निकलकर स्वर्ग में आ गया हूँ। हरियाली हर तरफ और ताज़ी हवा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। मेरे डैड ने कहा, देखो बेटा, यही है हमारा गांव, मैं यहीं पर पला बड़ा हूँ। जब मैंने इतने खूबसूरत गांव को देखा तब मैंने कहा, पापा आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी थे, आपका बचपन यहाँ पर बीता, कितना खूबसूरत है ये गांव। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ बेटा, हमारा जो समय था वो बहुत ही ज़्यादा अलग था। हर मामले में हम बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत थे। हमारे वक्त पर ना ही कुछ खाने के लिए था ना ही कुछ पहनने के लिए। बहुत मुश्किल से हमारा बचपन बीता, लेकिन एक मामले में हम बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब थे और वो यही था कि हम इस सुंदर जगह पर पैदा हुए। बातें करते करते फाइनली हम हमारे गांव वाले घर के पास पहुंच गए और टैक्सी वहीं पर रुक गई। मेरे पापा ने कहा, देखो बेटा, ये है हमारा गांव का घर, काफ़ी लंबा समय हो गया मैंने भी इसे देखा नहीं। जब मैं टैक्सी से बाहर उतरा तब मैंने देखा कि एक घर था जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे पापा ने कहा, चलो बेटा, अब ये चाबी लो और दरवाज़ा खोलो। मैं चाबी लेकर ताले के पास पहुंचा और मैंने ताले को खोल दिया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी से कहा, सुनो, तुम घर की साफ सफाई कर दो, तब तक मैं अपनी बेटे को लेकर जाता हूँ। गांव में जितने भी हमारे अपने लोग हैं उनसे जान पहचान करवा देता हूँ, ज़रूरी है। मेरी मम्मी ने कहा, हाँ ठीक है, आप ले जाइए इसे। मेरे पापा ने मुझे आवाज़ लगाई और मैं अपने पापा के पास आ गया। मेरे पापा मुझे हाथ पकड़कर गांव में इधर से उधर घुमाने लगे। उन्होंने मुझे कई सारे लोगों से मिलाया और मेरे पापा को देखकर गांव के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। हर कोई यही कह रहा था, अच्छा तो आ गए आप, मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। हमने तो काफ़ी लंबे समय से आपको नहीं देखा, ये आपका बेटा है? अरे वाह, बड़ा प्यारा बच्चा है। और बेटा कैसे हो? हर कोई यही सारी बातें बोले जा रहा था। उसके बाद क्या था, थोड़ी देर बाद हम घर वापस आए और मैं अपने गांव वाले घर में गया। मैंने देखा कि घर तो छोटा था लेकिन सुकून बहुत ही ज़्यादा था। वहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। ना ही वहाँ पर मोबाइल था, ना ही वहाँ पर टीवी था, लेकिन सुकून पूरा था। इसलिए मैं बस इधर से उधर खेल रहा था। धीरे धीरे दिन बीते और मैंने नोटिस किया कि मेरे घर के बाहर कुछ बच्चे लट्टू के साथ खेल रहे थे और मेरे अंदर भी थोड़ी एक्साइटमेंट जागी। मैंने अपने पापा से पूछा। मेरे पापा वहीं पास में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। मैंने अपने पापा से पूछा, पापा ये बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्या मैं भी जाकर देखूं? फिर उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, ये तुम्हारे भाई लगेंगे, सब यहीं आसपास के हैं। उसके बाद क्या था, मैं उनके पास गया और उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और वही जो बच्चों में होता है, धीरे धीरे जान पहचान बन गई और मैं उनके साथ खेलने लगा। मुझे आज भी याद है जब मैं उनके साथ खेल रहा था तभी वहाँ पर बहुत ही चिल्लाने की और गालियाँ देने की आवाज़ आने लगी। जब मैंने ये सब सुना तब मैं एकदम सन्न सा रह गया। मेरे पापा उठकर खड़े हुए और वो बोलते हुए निकले, अरे कौन है, क्या हुआ है? उसके बाद क्या था, मेरे पापा आगे की ओर चले गए और मैं भी अपने पापा का पीछा करने लगा। मैंने देखा कि वहाँ पर एक औरत थी जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल की होगी और वो वहाँ पर दहाड़े लगा रही है, रो रही है और बहुत ही उल्टा सीधी बातें बोल रही है। उसके बाद मेरे पापा ने उनसे पूछा, अरे क्या हुआ बहन जी, आप क्या बोल रही हैं, किसको बोल रही हैं, क्या हो गया है? मेरे पापा ने उन आंटी से कहा, क्या हो गया बहन जी, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हैं? उसके बाद वो जो आंटी थी उन्होंने कहा, अरे क्या बताऊं भैया, अभी मैं थोड़ी देर के लिए काम से दुकान पर गई थी और मैंने सोचा कि अब दुकान पर जाने के लिए क्या ताला लगाना। यही सोचकर मैंने कुंडी लगाई और मैं दुकान पर सामान लेने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरा फ़ोन चोरी हो गया
और साथ ही साथ मेरा जो एक मंगलसूत्र था सोने का, वो भी चोरी हो गया। बताओ, अपने गांव में ही लोग चोर बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या जवाब दूंगी अपने बच्चों को, अपने पति को? कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी पिछले महीने ही 20,000 रुपए का फोन लेकर आई थी, अब बताओ वापस फोन खरीदूं? गरीब आदमी हूं, कहाँ से लाऊंगी? यही सब बोलते हुए जो औरत थी वो बहुत ही गालियां दे रही थी और बार बार कह रही थी कि जिस किसी ने भी उसका फोन चुराया है वो उसे लौटा दे, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। और यही सब बातें बोलकर वो चिल्लाई जा रही थी। मेरे पापा ने कहा, देखिए बहन जी, अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर चिल्लाने से और दहाड़े लगाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही होगा कि आप मेरे साथ चलिए, मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाता हूँ और जिस किसी ने भी चोरी करी होगी वो पकड़ा जाएगा। आप ऐसे परेशान मत होइए। उसके बाद क्या था, वो आंटी बोली, बेटा तुम्हें पता नहीं है ना, तुम बहुत सालों से परदेश में रह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ के जितने भी पुलिस वाले हैं किसी काम के नहीं हैं। हर कोई सिर्फ अपनी सैलरी लेने से मतलब रखता है, काम करने से नहीं। गांव में तकरीबन 50 चोरियां हो गई हैं साल भर में, लेकिन किसी का कुछ सामान वापस नहीं मिला। तो मेरा क्या मिलेगा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैंने इतनी बड़ी गलती कर कैसे दी। इतनी चोरियां होने के बावजूद भी मैंने अंधा विश्वास कर लिया कि कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं सामान लेने के लिए पहुंच गई दुकान पर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो जो आंटी थी उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था और मेरे पापा उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। आस पड़ोस के लोग भी आए और उन्होंने उन आंटियों को सांत्वना दी। और वो जो आंटी थी वो बार बार यही बोल रही थी कि जिस किसी ने भी मेरा फोन और सामान चोरी किया है वो मुझे वापस कर दे, वरना अंजाम बहुत ही ज्यादा भयानक होगा। यही बोलते बोलते वो आंटी बेहोश हो गई और उसके बाद आस पड़ोस के लोगों ने उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे और उन्हें उनके घर पर छोड़कर आए। ये जो कुछ भी मैंने देखा था ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था, क्योंकि पहली बार मैंने किसी आंटी को ऐसा बिहेव करते हुए देखा था। उसके बाद क्या था, मेरा जो खेलने का मन था वो खत्म सा हो गया और मैं अपने घर में वापस आ गया। मेरे अंदर की जो भी एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई और मैं अपने घर में जाकर शांति से बैठ गया। रात के वक्त मेरे पापा ने कहा, चलो बेटा आज तुम्हें नेचुरल एसी में सुलाऊंगा। और ये कहकर उन्होंने कहा, बेटा एक काम करो, वहां से एक अच्छा सा मैट्रेस ले लो और साथ ही साथ पिलो भी ले लो। हो सकता है रात में ठंड लगे, इसलिए कुछ ओढ़ने के लिए भी ले लेना, ठीक है? और सारी चीजें लेकर ऊपर आओ। उसके बाद क्या था, मैंने सारी चीजें उठाई और मैं छत पर पहुंच गया। मैंने छत का नज़ारा देखा तो आसमान में तारे चमचमा रहे थे और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। उस हवा को मैं आज तक नहीं भूला। ऐसा लग रहा था जैसे बस वहां पर मैट्रेस बिछाओ और आराम से सो जाओ, तकरीबन 10-15 घंटे के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे। उस हवा में जो सोने का मजा था वो किसी भी 5 स्टार या लग्जरी होटल के रूम में भी नहीं था। उसके बाद क्या था, मेरे पापा ने वो जो मैट्रेस था उसे खाट पर रखा और उन्होंने मुझसे कहा, ये लो, पहली बार खाट पर सो रहे हो ना, एक्सपीरियंस करो कैसा लग रहा है। जब मैं मैट्रेस पर लेटा तो मुझे नॉर्मल सा लगा और मैंने कहा, पापा नॉर्मली तो है, मैं क्या कहता हूँ मैट्रेस को हटा देते हैं, ऐसे ही खाट बिछाकर इसी पर बिस्तरा लगाते हैं और सोते हैं, ठीक है? उसके बाद मेरे पापा ने कहा, हाँ चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मैट्रेस को नीचे रखकर आ जा। उसके बाद मैं मैट्रेस को नीचे रखकर आया और वापस छत पर आया। मेरे पापा ने सब कुछ सेट कर रखा था, 2 पिलो और सब कुछ सेट था सोने के लिए। मेरे पापा लेट गए और फ़ोन चलाने लगे। मैं भी वहीं पर लेटा लेटा उनके फ़ोन में झाँक रहा था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी देर न्यूज़ सुनी और उसके बाद नॉर्मल व्हाट्सएप के मैसेजेस वगैरह देखे। उसके बाद उन्होंने कहा, चलो बेटा मुझे नींद आ रही है, अब तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपना फ़ोन रखा और आंखें बंद करके सो गए। मैं भी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा और 5 मिनट में मुझे इतनी अच्छी और मीठी नींद आई जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मैं आराम से सो ही गया था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मुझे अचानक से सुसु आ गई और मुझे सुसु करना था, इसलिए मैं वापस उठ गया। मैंने कहा, अरे यार इतनी अच्छी नींद आई थी, अब सुसु के लिए वापस नीचे जाना होगा। उसके बाद क्या था, सुसु धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लगा और मैं करने के लिए नीचे जाने ही वाला था। तभी मैंने देखा कि वो जो आंटी थी जो अभी दोपहर में ड्रामा कर रही थी और बहुत कुछ कह रही थी, वही शॉल ओढ़कर कहीं जा रही थी। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया कि आखिर इतनी रात को जब सारी सड़कें और हर चीज़
सुनसान है, तो ये कहाँ पर जा रही हैं? तभी मैंने उन्हें वही पास के एक चौक पर कुछ करते हुए देखा। मेरे छत से दूर दूर का नज़ारा दिखता है, इसलिए मैं हर चीज़ को साफ साफ देख पा रहा था। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्हें एग्जैक्टली क्या किया, लेकिन जो कुछ भी था वो कुछ काले जादू जैसा लग रहा था। उन्होंने एक नाइफ और एक शायद येलो कलर का कुछ, शायद नींबू होगा, वो लिया हुआ था, और उन्होंने वहाँ पर कुछ करके ज़मीन पर एक अजीब सा सिंबल बनाया। और वो जब ये कर रही थी तब मैं हर चीज़ को देख रहा था। उस वक्त मेरी एज भी बहुत ही ज़्यादा कम थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर भी रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। और उसके बाद मैं अपने पापा के पास गया। मैंने अपने पापा से कहा, पापा पापा देखना ज़रा, वो आंटी वहाँ कुछ कर रही है। मेरे पापा नींद से उठे और वो खड़े हो गए। उन्होंने भी ध्यान से देखा तो उन्हें भी नजर आया कि वो बूढ़ी औरत वहीं चौक पर खड़ी खड़ी कुछ चीजें कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, ये औरत पागल है, पागल कहीं की, इतनी रात को चौक पर जादू टोना कर रही है। कोई पागल कहीं की, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अंधविश्वासी बेटा, तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो। पागल है बुढ़िया, किसी काम की नहीं है। अच्छा हुआ इसके घर चोरी हो गई, छोड़ो उसको, करने दो जो कर रही है। तुम आओ, सो जाओ सो जाओ, उधर मत देखो। मेरे पापा ये सब बोल रहे थे और वो मुझे वापस खाट पर ले गए और उन्होंने मुझे सुला दिया। मैंने आंखें तो बंद कर ली थी, लेकिन जो कुछ भी मैंने देखा था उसके बाद मैं सो नहीं पा रहा था। लेकिन पापा मेरे साथ थे, इसलिए मेरा जो डर था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। धीरे धीरे जब मैंने अपने पापा को देखा तो मेरे अंदर का डर पूरी तरह से खत्म हो गया। और कहते हैं ना, जब तक पापा साथ होते तब तक डर जैसी कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करती। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, उसके बाद नॉर्मल हो गया और मैं सो भी गया। सुबह सुबह हल्की हल्की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और चिड़िया चहचहा रही थी। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई और मैं उठा। मैंने देखा कि बगल में पापा नहीं थे और मैं उठकर खड़ा हो गया। तभी मेरे पापा छत पर आए और उन्होंने मुझे एक नीम की लकड़ी दी और उन्होंने कहा, ले दांत साफ कर ले। जब मैंने ये देखा तब मैंने कहा, पापा दांत साफ करूं, वो भी इस लकड़ी से, मतलब कैसे? उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, अरे ये नीम की लकड़ी है, इससे गांव में दांत साफ करते हैं, रुक मैं तुझे सिखाता हूँ। उसके बाद जैसे जैसे पापा कर रहे थे वैसे वैसे मैं भी कर रहा था। और वही सब करते हुए मैंने पापा से कहा, पापा वो रात में जो कुछ भी हुआ वो बहुत अजीब नहीं था? मेरे पापा ने कहा, अरे बेटा ये सब अनपढ़ और जो अंधविश्वासी होते ना उनके काम होते हैं। रात के वक्त ये पागलगिरी करना, ये सब कुछ होता नहीं है। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना वही ये सब करते हैं। भूल जा, ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये सोच कि तूने कुछ देखा ही नहीं, समझा? अगर तू ये सारी बातें दिमाग में रखेगा तो सिर्फ तेरा दिमाग खराब होगा, इसलिए भूल जा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो कर रही थी उसे करने दे, समझा? तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। जब मैंने ये सारी बातें सुनी तब मैंने कहा, ओके पापा, अगर आप कहते हैं तो आप सही कह रहे होंगे, फालतू की चीजें होंगी ये सब। उसके बाद क्या था, मैं भी अपने पापा को देखकर दातुन से दांत साफ करने लगा और थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, ले कुल्ला कर ले और नाश्ता कर ले। नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ही वो जो मेरे नए नए दोस्त बने थे गांव में वो आ गए और उन्होंने कहा, चलो भाई हमारे साथ खेलो ना, मज़ा आएगा। उसके बाद क्या था, मैं भी उनके साथ खुशी खुशी चला गया और खेलने लगा। जब मैं खेलते खेलते चौक पर पहुंचा तो मैंने देखा लोग वहां पर खड़े थे और कई सारी बातें कर रहे थे। वहीं पर एक आंटी भी खड़ी थी, वो कह रही थी, अरे देखो तो लग रहा है वो जिसका चोरी हुआ था ना सामान, उसी ने ये किया है। बहुत भयानक काला जादू है ये, जो भी करता है ना जिसके ऊपर बहुत भयानक असर दिखाता है। पता नहीं किसने चोरी किया होगा, बहुत तरस आ रहा है उसके ऊपर। मैंने तो सुना है जब भी ये काला जादू होता है किसी के ऊपर तो वो पागल हो जाता है, कुत्ता बन जाता है, पता नहीं क्या होगा। मैंने ये सारी बातें सुनी तब मुझे कुछ समझ नहीं आया और मेरे जो साथी थे उन्होंने कहा, अरे भाई इनकी बातें मत सुनो, चलो ना हम खेलते हैं। उसके बाद मैं उनके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते मैंने दिन बिता दिया और रात हो गई। रात के समय मैं वापस छत पर आ गया। जैसे पापा और मैं सोते थे खाट पर, वैसे ही मैं सो रहा था। तभी मुझे बहुत जोर की प्यास लगने लगी और मैं उठ गया। जब मैं उठा तब मैंने देखा, अरे यार अंधेरा हो गया है, पानी पीने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, चलो अब क्या कर सकते हैं। यही सब बोलता हुआ मैं नीचे जा ही रहा था, तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मैं ऊपर से नीचे तक एकदम
बर्फ की तरह जम गया। मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी ठंडी पड़ गई। मैंने देखा कि मेरी बगल वाली जो छत थी, जो पड़ोसी की छत थी, उस पर एक आदमी बैठा हुआ था और वो एकदम अपनी जीभ निकालकर कुत्ते की तरह नकल कर रहा था और वो मुझे ही घूर रहा था। जब मैंने ये भयानक नज़ारा देखा तब मैं बहुत जोर का चीखा और उस चीख को सुनकर मेरे पापा अचानक से हड़बड़ा कर उठे और उन्होंने मुझसे कहा, अरे बेटा क्या हो गया, ठीक तो हो, क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा, पापा पापा उधर कुछ है, उधर देखो ना, उधर देखो। उसके बाद मेरे पापा ने भी उस पड़ोस की छत पर देखा तो वहां पर उन्होंने भी वही एक डरावना सा आदमी देखा जो एकदम कुत्ते जैसी नकल कर रहा था। अपनी जीभ निकालकर वो घूरे जा रहा था। मेरे पापा मेरी ढाल बनकर मेरे आगे आकर खड़े हो गए कि कहीं मुझे कुछ ना हो, और तभी वो जो पागल आदमी था वो छत से ही सीधा नीचे कूद गया और जमीन पर गिरते ही उसके हाथ पैर टूट गए और वही तड़पने लगा। उसके मुंह से खून निकलने लगा और मेरे पापा ने चिल्लाते हुए पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद क्या था, सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और उस आदमी की हालत को देखकर हर कोई सन्न रह गया। और तभी एक आदमी ने कहा, पक्का इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। ये सब काले जादू के से ही होता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये पूरा ठीक था, अब तो कोई चांस नहीं इसके बचने का। वो जो आदमी था वो अपनी जीभ निकाले जा रहा था और उसके मुंह से खून गिरे जा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ पैर चलना बंद हो गए और साफ साफ पता चल गया कि उसकी मौत हो गई है। कोई उसे हॉस्पिटल ले जा पाता, वहां से उठा पाता, उससे पहले ही 2 मिनट में उसकी मौत हो गई। और गांव का हर इंसान सन्न पड़ा हुआ था, हर कोई बहुत डरा हुआ था, खासकर सबसे ज्यादा तो मैं, क्योंकि जब मैंने उस आदमी का वैसे कुत्ते जैसा व्यवहार करते हुए देखा था, वो भी अंधेरे में, तो वो तो एकदम एक अलग ही फीलिंग और भयानक डर था जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। गांव वाले उस आदमी के बारे में बात करने लगे और मैंने भी सुना। एक आदमी कह रहा था, इसकी जिंदगी ऐसी ही थी, सुबह शाम बस दारू दारू पीता रहता था, तभी तो उसकी बीवी इसको छोड़कर कहीं और चली गई। ना ही इसकी माँ जिंदा रही, अपनी माँ की इलाज के लिए इसने कोई कदम नहीं उठाया। इसकी माँ बहुत बीमार रहती थी, कितनी बार तो गांव वालों ने मिलकर इसकी माँ का इलाज करवाया, लेकिन इसे सिर्फ दारू पीनी थी। बताओ कितनी बुरी मौत मरा। मेरे ख्याल से ये जो चोरी हुई थी ना, ये औरत के घर इसी ने करी होगी, इसी ने चोरी करी, तभी उस औरत ने कहा ही था कि वो कुछ करेगी, उसने काला वाला जादू कर दिया इसके ऊपर। कितनी बुरी मौत मरा, तुम कुत्ते से भी बदतर हालत हो गई इसकी। भगवान बचाए हमें ऐसे लोगों से। ये जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी मैंने देखा था, वो सभी चीजें देखने के बाद मैं बस सन्न रह गया था। 2 दिनों तक मुझे नींद नहीं आई और मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। जब मेरे पापा ने देखा कि मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है, तब उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ पर अब ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। मैंने टिकट करवा ली है, कल वापस शहर चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, वहां पर तुम ठीक महसूस करोगे, अब काफी टाइम तक यहाँ वापस नहीं आएंगे। उसके बाद क्या था, कुछ ही दिनों बाद मेरे पापा मुझे वापस लेकर शहर में आ गए और मैं अपनी मम्मी के साथ यही रहने लगा। तकरीबन 15-20 दिनों तक मेरे दिमाग पर उन सभी बातों का असर हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे मैं उन सभी चीज़ों को भूल गया। लेकिन इतना है कि आज भी जब भी मैं याद करता हूँ कि वो आदमी कैसे जमीन पर तड़प रहा था, उसके हाथ पैर हिल रहे थे, उसके मुंह से खून बह रहा था और वो कैसे पड़ोसी की छत पर कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहा था, वो सभी चीज़ें मेरे दिमाग में घर कर चुकी हैं और न जाने कब मैं इन सभी चीज़ों को ठीक ढंग से भुला पाऊंगा। गांव का मेला आप सभी ने जरूर देखा होगा, और अगर देखा नहीं है तो उसके बारे में सुना तो जरूर होगा। गांव के मेले में जो झूले होते हैं, उनमें झूलने का मजा और वहां पर जो खाने का सामान मिलता है, वो खाने का मजा एक अलग ही लेवल का होता है। गांव के हर बच्चे को मेला पसंद होता है और मैं भी उन्हीं बच्चों में से था। मुझे गांव का जो मेला होता है उसे देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था। गांव के मेले में झूला झूलने का भी शौक था, इसलिए हर साल मेरे गांव के पास में ही एक मेला लगता था और मैं वहां पर हर साल जाता था और हमेशा मौज मस्ती करता था। लेकिन एक वक्त जब मैं 15 वर्ष का था, तब मैंने सोचा कि यार
दिन में तो मैं हमेशा मेला जाता हूँ, कभी एक बार रात का एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने, क्योंकि वो मेला दिन में भी लगता था और रात में भी लगता था। इसलिए मेरे मन में था कि एक ना एक बार तो उस मेले में रात के वक्त भी जाना है, और रात के वक्त लाइटनिंग कैसी लगती है, झूले कैसे लगते हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। और जब मैंने रात के वक्त मेले में जाने का प्लान बनाया, तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अकेला कैसे जाऊं, मेरे साथ में कोई होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने गांव के दोस्त को मनाया कि वो मेरे साथ मेले में चले, और वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, इसलिए वो मान भी गया। उसने और मैंने प्लान बनाया कि रात के 2 बजे हम घर से निकल पड़ेंगे, जब हर कोई सो जाएगा, और 4 बजे हम वापस आ जाएंगे, लोगों की आंखें खुलने के से पहले ही। और यही हमारा प्लान था। तकरीबन 2 बजे, मुझे आज भी अच्छे से याद है वो रात, मैंने हर तरफ नजर घुमाई। पानी पीने के बहाने मैं उठा और आसपास देखने लगा। हर कोई आराम से सोया हुआ था, इसलिए मैं तुरंत चुपके से घर से बाहर निकल आया। मैंने देखा कि मेरा जो दोस्त था वो बाहर खड़ा था, और उसने मुझसे कहा, अरे यार ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, चल 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 जल्दी निकल चलते हैं, जल्दी निकल के जल्दी वापस आते हैं, चल 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 चल, समय वेस्ट मत कर। और कौन से रास्ते से चले, मेन रोड वाले या फिर खेत वाले? उसके बाद मैंने कहा, अरे यार मेन रोड वाला तो बहुत दूर पड़ जाएगा, क्यों ना खेत वाले रास्ते से होकर चलते हैं, खेत वाला रास्ता छोटा है। मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार खेत वाला रास्ता रात के 2 बजे है, कुछ दिख जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होता यार, आज के समय में भी तू ये सब चीजों पर यकीन करता है, कुछ नहीं होता, वो रास्ता छोटा है, समझा कर। मेन रास्ते से हो सकता है आने जाने में देर हो जाए और कोई घर में उठ जाए तो बहुत मार पड़ेगी, इससे अच्छा थोड़ा रिस्क ले लेते हैं, खेत वाले रास्ते से चलते हैं, तुरंत जाएंगे, थोड़ी देर घूमेंगे, चीजें देखेंगे, खाएंगे पिएंगे और वापस आ जाएंगे, बोल चले। उसके बाद क्या था, मेरे दोस्त ने कहा, हाँ हाँ यार इतना तेरा साथ दिया है, अब पीछे क्या हटूंगा, चल चलते हैं। उसके बाद क्या था, जो रास्ता था हमारे गांव से लेके मेले तक का, वो खेत से होकर भी जाता था, और वो थोड़ा छोटा रास्ता था, इसलिए मैं और मेरा दोस्त खेत वाले रास्ते से होकर चलने लगे। लेकिन वो जो रास्ता था वो थोड़ा बहुत डरावना भी लग रहा था। पहले तो मैंने जोश जोश में कह दिया कि ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं खेत वाले रास्ते से होकर गुजर रहा था और दूर दूर तक मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, तब मेरा जो दिल था वो जोर जोर से धक धक कर रहा था। आप खुद ही सोचिए, खेतों के बीचों से एक रास्ता गुजर रहा है, उस रास्ते को पार करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, चांद की रोशनी में दूर दूर तक आपको सिर्फ खेत ही नजर आ रहा है, तो आपको डर लगेगा या नहीं आपका पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं बस ऊपर वाले को याद करता हुआ जल्दी जल्दी चला जा रहा था। तभी पीछे से मेरे कंधे पर मेरे दोस्त ने हाथ रखा और उसने कहा, अरे भाई देखियो, सामने सामने तुझे कुछ नजर आ रहा है? जब मैंने ये बात सुनी, मैंने भी सामने की ओर ध्यान से देखा तो थोड़ा कोहरा था, तो साफ साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने भी देखा कि तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर कोई खड़ा था। और मेरे दोस्त ने कहा, अरे यार इतनी रात को ये रास्ते में कौन खड़ा है, हमें चलना चाहिए या नहीं? उसके बाद मैंने ध्यान से देखा तो वो जो कोई भी था वो एक सफेद शॉल पहन के वहीं पर खड़ा था। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा, अरे छोड़ना यार, होगा कोई, रात को किसी को मैदान लग गई होगी तो हल्का होने के लिए आया होगा, छोड़ हम चलते हैं। उसके बाद क्या था, हम लोग आगे बढ़ रहे थे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम उस चीज के पास जा रहे थे, हमारी जो विजन थी वो क्लियर होती जा रही थी, और हमने देखा कि वो एक औरत थी जो बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी, और उसके चेहरे पर एक स्माइल भी थी। उस औरत को देखकर मेरा जो दोस्त था वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैं भी डर रहा था, लेकिन अब क्या ही कर सकते थे। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, अम्मा इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे बीच रास्ते पर खड़ी क्यों हो, हटो यहाँ से, यहाँ खड़ी मत हो, आधे जाते लोगों को डर लग रहा है। उसके बाद क्या था, वो बूढ़ी औरत वहां से जाने लगी। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कहा, अबे चल यार, कुछ नहीं होता। मैंने ये बात बोल तो दी थी, लेकिन पसीने से मैं भी पूरा भीग गया था। उसके बाद मैं और मेरा दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे, तभी मैंने और मेरे दोस्त ने देखा कि वो बूढ़ी औरत कुछ ही कदम आगे चली और हवा के झोंके की तरह गायब हो गई। ये देखते ही बस मेरी और मेरे दोस्त की जो समय सीमा थी वो पार हो गई। उसके बाद हम पागलों की तरह वहां से भागते हुए अपने घर की ओर निकल आए, और तभी हम क्या देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत हमसे आगे हमारे
रास्ते के बीचों बीच खड़ी है और उसके पैर उल्टे हैं। ये देखकर मैं और मेरा दोस्त बस चीखने चिल्लाने लगे। के बाद ना ही हमने लेफ्ट देखा ना ही राइट, बस हम आड़े टेढ़े इधर उधर रास्ते से भागते रहे। उसके बाद जैसे तैसे हम वापस नॉर्मल रोड पर आए और अपने घर पहुंचे। जब हम घर पहुंचे तो हमने देखा कि हर कोई सोया ही था। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, चल भाई मैं चलता हूँ, बहुत डर लग रहा है यार, मेरी तो हालत खराब हो गई। अब के बाद कभी रात को नहीं निकलूंगा यार तेरे चक्कर में मैं चला गया, मेरे को घर जाना है। चल 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 तू अपने घर जा, कोई जागा नहीं है। अच्छी बात है, ठीक है, सुबह मिलते हैं। उसके बाद क्या था, मैं अभी चुपचाप मेरी जो सोने की जगह थी वहीं पर जाकर लेट गया। लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह मुझे बहुत तेज बुखार भी था। वो रात मेरे लिए और मेरे दोस्त के लिए एक बहुत ही भयानक और डरावनी रात थी और हम ऊपर वाले से यही प्रे करते रहते हैं कि वैसी भयानक और डरावनी रात हमारे जीवन में कभी वापस ना आए। तो ये थी आज की कुछ डरावनी कहानियां और इन कहानियों का लेखक मैं हूं। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये कहानियां सुनने में मजा आया होगा। अब बात करते हैं शुरुआत की। जब मैंने आप सभी से कहा था कि हर खूबसूरत चीज का एक डार्क साइड होता ही है और हमारे खूबसूरत गांवों का भी एक डार्क साइड है, और वो यही डार्क साइड है कि आजकल समय पहले जैसा नहीं रह गया है। आजकल गांव में भी बहुत लोग जलनखोर हो गए हैं। लोगों को एक दूसरे की जलन हजम नहीं होती और इन्हीं सब चक्करों में काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो काला जादू और बहुत ही गलत चीजें करते हैं ताकि जो उनके आसपास के लोग हैं वो भी आगे ना बढ़ पाए। वो सोचते हैं कि अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो ये क्यों बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है और यही हमारे खूबसूरत गांवों की डार्क साइड है। और एक डार्क साइड ये भी है कि अगर आप रात के वक्त, ऐसी बहुत सारी जगहें हैं गाँव में जहाँ अकेले या किसी को साथ लेकर भी जाते हैं तो हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें नजर आ जाएं जिन्हें आप कभी अपनी जिंदगी में भुला ना पाए, जैसा कि दूसरी कहानी में दो दोस्तों के साथ हुआ था। तो चलिए, ऐसी ही भयानक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कहानी और आवाज आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।